ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेकेंड लॉ देखेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ, और कुछ टर्म होता है इम्पल्स समझेंगे। हम लोग लीनियर मोमेंटम मोमेंटम भी पढ़ लिए थे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है पिछले क्लास में। और आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और इनर्शिया को समझेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, ठीक है, वो एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स के अबाउट, एक आइडिया देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहेगा जब तक कि उसको हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट यही था कि बॉडीज एट कंटिन्यूअस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless some external force is applied on it। तो ये हम लोग देखे थे कि जब तक कि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस बॉडी को, ब्लॉक को डिस्टर्ब ना करे, तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। तो हम लोग समझे थे कि इस को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और हम लोग यहाँ पे एक टर्म क्या समझे थे कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया क्या होता है, वो मेजर्ड करते हैं हम लोग मास ऑफ द बॉडी से। मतलब इनर्शिया को हम लोग बॉडी के मास से रिलेट कर सकते हैं, फिर मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जो इनर्शिया होता है ना, वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी पे इनर्शिया डिपेंड करेगा। और हम लोग देखे थे कि जितना ज्यादा बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा बॉडी में क्या रहेगा, इनर्शिया भी रहेगा, है ना। हाइयर द मास, हाइयर इज द इनर्शिया। हम लोग देखे थे जितना ज्यादा मास है, ठीक है, हाइयर मास है, तो इनर्शिया भी हाइयर होगा। मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जिसका मास हाइयर है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में बना रहना चाहेगा, या तो फिर सॉरी इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट पे बना रहना चाहेगा, या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करना चाहेगा। ठीक है, जब तक हम लोग उसको डिस्टर्ब ना करें। तो हेवियर बॉडी में ग्रेटर फोर्स लगेगा उसके स्टेट ऑफ, इसको स्टेट को चेंज करने के लिए। समझो इस बात को, कोई हेवियर बॉडी पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो इसीलिए इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। जैसे मान लो कोई हेवियर बॉडी है ना, कोई हेवियर, ये काफी हेवियर बॉडी है, मान लो दिस इज अ हेवियर बॉडी, सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत हेवियर है। तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत हेवियर बॉडी, वेट इसका बहुत ज्यादा है। तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि मान लो तुम एक बहुत भारी सा कोई बॉक्स रखा हुआ है, और जो कि मान लो 200 किलो का है, ठीक है, और तुम उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। तो तुम उसको पुश करने में तुमको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू पुश हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस बॉडी का इनर्शिया भी कहीं ना कहीं से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग के कंपैरिजन में अगर हम लोग का मास को स्मॉल एम माने और इस बॉडी का मास को कैपिटल एम माने, तो दिस मास इज मच मच ग्रेटर देन हम लोग का जो मास है। ठीक है, तो इससे इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या कहेंगे, द हेवियर बॉडी द ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, जितना हेवियर बॉडी होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। हेंस इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, हेंस इस बॉडी का इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इनर्शिया भी इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस बॉडी का इनर्शिया भी बहुत ज्यादा रहेगा, हाई इनर्शिया रहेगा, क्योंकि इसका वेट भी बहुत ज्यादा है और मास भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मास ज्यादा तो ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा ही। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। ज्यादा इनर्शिया ज्यादा मास, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, मतलब हायर द मास हायर द इनर्शिया, हायर इज द इनर्शिया, डेफिनेटली हायर इज द मास। सो इनर्शिया जो होता है बेसिकली तीन तरीके का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे इनर्शिया का ना, तो ये तीन तरीके का होता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं इनर्शिया, तो ये बेसिकली तीन तरीके का होता है। ठीक है, पहला जो होता है, तीन टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, बात लैंग्वेज तो समझ ही रहो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी हमेशा रेस्ट में बना रहना चाहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। फिर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जो हो जाएगा थर्ड, थर्ड हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन पे जा रहा है तो चाहेगा कि उसी डायरेक्शन पे मूव करता रहे। ठीक है, तो तीनों को समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से, थोड़ा सा तीनों को एग्जांपल से समझते हैं। पहला जो कंडीशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नोट डाउन भी करते रहो आराम से, ठीक है, समझ समझ के सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो कैलकुलेशन भी इसमें करना है बाद में हम लोग को, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अभी बताया कि बॉडी क्या चाहेगा कि रेस्ट में बना रह चाहेगा। तो हम लोग ऐसा सीधा इसको मतलब इजीली डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब वही है कि बॉडी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? कि वही है कि बॉडी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। मान लो कि कभी कभी वो लेजी टाइप का बैठे रहते हैं, है ना। मान लो कि कुछ मतलब बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, मैच देख रहे हैं या फिर बैठ गए, तो हम लोग क्या चाहेंगे? बैठे रहें आराम से, जल्दी हम लोग मूव नहीं करना चाहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हम लोग डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो उसी तरह बॉडी जो है वो रेस्ट पे, बॉडी जो है वो रिमेन एट रेस्ट कब तक रहेगा? जब तक कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और ये खुद से कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, और खुद से कभी ये मूव नहीं करेगा, एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग, खुद से मूव नहीं करेगा, मूव कराना पड़ेगा उसको जोर जबरदस्ती, मतलब मूव करो इस तरह, इसको मूव कराना पड़ेगा, खुद से ये कभी मूव नहीं करेगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल एजेंट आके इसको डिस्टर्ब करेगा बार बार कि चलो मूव करो, तभी करेगा, अदरवाइज ये अपने रेस्ट पे बनाना चाहेगा। तो इसका एग्जांपल समझो कैसे होगा, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है ना। एग्जांपल से देखो, तो मान लो कि एक पर्सन, हम लिख नहीं रहे बहुत लैंग्वेज सब, ठीक है, एक पर्सन मान लो कि क्या एक मतलब बस में है, तो वो क्या करेगा? वो बैकवर्ड थ्रो करेगा जब बस सडनली स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रीली बस में आराम से वो मतलब जस्ट फ्रीली बस में है, ठीक है, वो थ्रोन बैकवर्ड होगा, थ्रोन बैकवर्ड होगा कब? जब बस स्टार्ट हो जाएगा सडनली। समझ में आ गया ना? पर्सन जो है, मान लो ये पर्सन है, ये बस में, ठीक है, फ्रीली अभी है, ये ऐसे जस्ट है फ्रीली बस में जा रहा है, तो जैसे ही बस क्या हो जाएगा, सडनली यदि बस स्टार्ट होता है, तो ये क्या करेगा? बैकवर्ड फेंकाएगा। ठीक है, हम लोग को पता है, जनरल लाइफ में देखे हैं, तो ये बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या फिर बस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको सडनली एक जर्क मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ थ्रोन करेगा, तो थ्रो हो जाएगा ये बैकवर्ड कब? व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, अचानक बस स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट सडनली। ठीक है, ये तो तुम एक एग्जांपल समझ रहे हो, चलो एक टेंशन से समझते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 2 नंबर एग्जांपल में क्या देख रहे हैं? देखो, जैसे मान लो हमारे पास, ये भी तुम शायद कभी फील किए हो, ये मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का, इस स्ट्रिंग का नाम ए दे दिए, ब्लॉक का मास को दे दिए हम लोग बी, और नीचे की स्ट्रिंग है ये भी बी हो गया। ठीक है, और अभी यहाँ पे तुम क्या करो? तुम जस्ट इस ब्लॉक को तुम ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे तुम इस ब्लॉक को खींच रहे हो। ठीक है, तुम इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे खींच रहे हो, पुल करो जोर से, ऐसे खींच रहे हो तुम इस ब्लॉक को।
तो तुम क्या करो देखोगे, जब तुम इस स्ट्रिंग बी को पुल करोगे सडन जर्क के साथ, मतलब तुरंत रैपिडली तुम उसको ऐसे जर्क जर्क दोगे, ठीक है, सडन जर्क दोगे। तो जब तुम यहाँ पे सडन जर्क अप्लाई करोगे, सडन जर्क लगाओगे, ठीक, तो तुम देखना इसमें तो टेंशन तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है, मास है, टेंशन होगा। तो तुम देखना फोर्स जो होगा ना वो ट्रांसमिट नहीं होगा ए पे, मतलब ये वाला धागा तो तुम्हारा टूट जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस पे सडन जर्क लगाया। बट ये वाला ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये मास एम के साथ रेस्ट पे बना बना रहना चाह रहा है, ये मास एम के साथ रेस्ट में बना रहना चाह रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ रहे हो ना, ये मास एम के साथ रेस्ट पे, ये वाला जो है स्ट्रिंग, ये पार्ट, ये मास एम के साथ रेस्ट पे बना रहना चाह रहा है। तो इसमें किसी तरह का धागा जो है ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से पुल करेंगे, एक सडन जर्क देंगे हम लोग, यहाँ पे एक सडन, यहाँ पे एक सडन हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्क अप्लाई कर सर, रहे हैं। सर आप ये एग्जांपल फिर से समझा सकते हैं? इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए कट गया था। अच्छा कौन सा, ये टेंशन वाला? यस सर। अच्छा हम बता दे, देखो ध्यान से, देखो हम फिर से इसको लिख रहे हैं बगल में, ठीक है, सब लोग देख लो, बहुत सिंपल है। देखो क्या बताए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और तुमने क्या किया कि स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, इसको ऐसे तुम स्ट्रिंग में हैंग कर दिए हो, एक मास है, इसका नाम तुम ए दे दो, स्ट्रिंग का नाम, इस स्ट्रिंग का नाम तुम दे दियो बी सपोज, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, मान लो तुम इसको ऐसे खींच रहे हो हाथ से, ऐसे हाथ से पकड़े और इसको ऐसे जस्ट खींच रहे हो, ठीक है, इसको तुम पुल कर रहे हो जोर से, सडनली तुम जर्क दे रहे हो उसको, मतलब होता है ना सडन जर्क, तो सडन तुम इसको क्या कर रहे हो, जर्क दे रहे हो, ठीक है, सडनली तुम इसको जर्क दे रहे हो, मतलब इसको तुम खींच रहे हो सडनली। तो तुम देखोगे कि ये तो धागा तुम्हारा टूट जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तुम इसमें एक सडन जर्क अप्लाई किए, तो ये टूट गया, बट क्या हो जाएगा, ये जो धागा है ना, ये धागा ए वाला पार्ट, ये नहीं ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि ये मास एम के साथ अटैच्ड है, तो मास एम यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी चाहेगा कि मास एम के साथ रेस्ट में बना रहे, क्योंकि अपने इनर्शिया को मेंटेन करना चाहेगा, ये अपनी इनर्शिया को मेंटेन करना चाहेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि मास एम तो रेस्ट पे है, हम लोग मास एम को तो मतलब मूव नहीं कर रहे, हम सडनली बस धागा को तोड़े, ठीक है, धागा का तो मास बहुत लाइट है एज कम्पेयर टू मास ऑफ द ब्लॉक, तो मास एम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, धागा को मतलब सडन जर्क दोगे, जैसे मान लो हम लोग स्टिच करते हैं वो सुई धागा से, तो हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग स्टिच कंप्लीट होता है तो धागा को ऐसे खींचते हैं तो टूट जाता है, ठीक है, तो उसी तरह अब वो मान लो फिक्स्ड होता है, बट यहाँ पे मास के साथ मान लो बंधा हुआ है, तो हम लोग धागा बी पे जर्क दिए, बट यहाँ पे ए जो है ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज तुम्हारा मास एम जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा कैटेगरी का जो इनर्शिया हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। अरे बंद हो गया, अच्छा आ गया, आ गया, आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी तुम समझ गए हो, इसका मतलब तुम जस्ट लिख दोगे कि इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहेगा वो कंटिन्यू चाहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में बना हुआ रहे, है ना। जैसे कि मान लो एक पर्सन है जो जंपिंग आउट कर रहा है मूविंग ट्रेन पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ फॉल करेगा, क्योंकि वो मूविंग ट्रेन पे था, तो फॉल करेगा फॉरवर्ड की तरफ। फिर एथलीट जो रन कर रहा है मान लो सर्टेन डिस्टेंस, लॉन्ग जंप लेने से पहले कोई डिस्टेंस मूव किया, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, ठीक है, एथलीट जंप मतलब जब जंप करेगा उसके पहले, क्योंकि उसको बहुत दूर से वो दौड़ते हुए आएगा और जंप करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन पे है, तो उसको सडनली अपने वेलोसिटी को बदलना है। तो ये सब जो एग्जांपल्स है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये सब जो एग्जांपल्स है ये हो जाएगा तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो बात समझ ही रहो यहाँ पे,
जैसे हम लोग उसको डिफाइन किए, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द, फटाफट लिख लो, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब अब बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को जो है वो चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। टू चेंज, टू चेंज, टू चेंज इटसेल्फ, ठीक है, इट्स स्टेट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी कि इसको फिर और नहीं लिख रहे आगे, तुम समझ ही आओगे कि दैट इज, हम वर्ड में बता दे रहे हैं ओरली, दैट इज बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सलेट नॉर रिटार्डेड बाय इट्स ओन। मतलब ना तो ये खुद से, ना तो ये खुद से एक्सलेट करेगा, ना तो ये खुद से रिटार्ड करेगा, ठीक है। खुद से कुछ नहीं करेगा, ना ही एक्सलेट करेगा, ना ही ये रिटार्ड करेगा, जब तक कि हम लोग क्या करेंगे, कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्टर्ब ना करे। तो ये एक्सलेट भी खुद से नहीं करेगा और रिटार्डेड भी खुद से नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे बना रहेगा। यानी कि इसका एक्सीलरेशन जो होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि मान लो कि एक पर्सन जो है, एक ट्रेन जा रहा है ऐसा, हाँ ये मूविंग ट्रेन है, मान लो ऐसा कुछ मूविंग ट्रेन है, और एक पर्सन जो है क्या करना चाह रहा है, ये क्या करेगा, पर्सन जंप आउट होगा एक मूविंग ट्रेन से, ऐसे जंप आउट हो रहा है, जंप कर रहा है मूविंग ट्रेन से मान लो, ठीक है। तो जैसे ही जंप आउट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पर्सन ये फॉरवर्ड की तरफ फॉल करेगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, ये फॉरवर्ड की तरफ क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इसको हम लोग लिख देते हैं वर्ड में, अ पर्सन जंपिंग आउट, जंपिंग आउट, पर्सन जंपिंग आउट, ठीक है, ऑफ अ मूविंग ट्रेन, ऑफ अ मूविंग ट्रेन, ऑफ अ मूविंग ट्रेन, ठीक, मे फॉल फॉरवर्ड, मे फॉल फॉरवर्ड, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। दो एग्जांपल काफ़ी है समझने के लिए, फिर तुम पढ़ोगे जब किताब से तो और भी तुमको एग्जांपल मिलेगा। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि मान लो एक एथलीट है, वो सर्टेन डिस्टेंस रन करता है बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। मतलब एक एथलीट जो है, जो दौड़ता है, लॉन्ग जंप स्कूल में किए हो, एक लॉन्ग जंप होता है ना ऐसा, एक लॉन्ग जंप करना पड़ता है, ऐसे इसको जंप करना पड़ेगा, मान लो इतना दौड़ने के बाद यहाँ पे उसको लॉन्ग जंप करना है, यहाँ से उसको लॉन्ग जंप करना है ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत दूरी से रनवे पे बहुत दूरी से दौड़ता है, मतलब बहुत दूरी से दौड़ेगा, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो एथलीट रन सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। क्यों ऐसे दौड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी उसको एक्वायर करेगा, करना पड़ेगा। दिस बिकॉज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रनिंग इट्स एडेड टू द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट एट द टाइम ऑफ जंप। मतलब जितना वेलोसिटी उसने एक्वायर किया, उसको यहाँ पे उस वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा इस लॉन्ग जंप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उतना ही एक वेलोसिटी यहाँ पे इसको एडिशनल जरूरत पड़ेगा एक लॉन्ग जंप को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए क्या होगा, ये आसानी से एक लॉन्गर डिस्टेंस को जंप कर सकता है। तो तुम ये नहीं करोगे कि तुम ऐसे पैदल गए हो, ऐसे दौड़े ही नहीं, ऐसे गए कोई मान लो चल चल के गए और दौड़ गए, ऐसे कभी नहीं सकेंगे हम लोग, क्योंकि इसको तो स्टेट ऑफ मोशन में आना है ना। तो ये क्या करेगा, अपने अपने आप को एक सर्टेन वेलोसिटी देगा और यहाँ पे उसका वेलोसिटी सडनली बढ़ेगा, ठीक है, और जब कूदेगा तो आसानी से एक लॉन्ग जंप को ये कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल से हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन पे है तो अपने मोशन को बना रहना चाहेगा। ये नहीं कि स्लो स्लो आ रहा था और ये जंप कर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस आर द एग्जांपल्स। तो ये लॉन्ग जंप का एग्जांपल था, है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं लॉन्ग जंप के एग्जांपल के लिए, तो इसका लैंग्वेज नहीं लिखा रहे, तो समझ गए हो शायद, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हो गए इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। थर्ड काइंड ऑफ जो इनर्शिया है वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कोई बॉडी अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहेगा, जैसे कि मोशन को बदलना नहीं चाहा, यूनिफॉर्म मोशन को, अपने रेस्ट के स्टेट को नहीं बदलना चाहा, उसी प्रकार ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को भी नहीं बदलना चाहेगा। जैसे मान लो कि रोटेटिंग व्हील है, ठीक है। उसमें तुम कोई मड को फेंकते हो, मिट्टी को फेंकोगे, तुम देखना क्या होगा, मिट्टी क्या होगा, तुम अगर मान लो कोई रोटेटिंग व्हील में तुम कोई व्हीकल, कोई व्हीकल का रोटेटिंग व्हील व्हील है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मड आउट करता है बाहर की तरफ, मिट्टी या पत्थर, ठीक है, वो बाहर की तरफ फेंका जाता है, क्योंकि वो क्या अपने स्टेट को रोकना नहीं चाहेगा। मान लो तुम एक व्हील चल रहा है, उसमें तुम पत्थर फेंकोगे, साइकिल का व्हील चल रहा है, गाड़ी का व्हील चल रहा है, हाँ, पंखा चल रहा है, पेन फेंक दिए या एक पत्थर फेंक दिए, तो क्या देखो, बाहर की तरफ फेंका जाता है। क्यों फेंकाएगा, क्योंकि वो अपने एक सर्टेन इनर्शिया पे है, तो उसके वजह से अपनी इनर्शिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, तो उसको बाहर की तरफ आउटवर्ड फेंक देगा, ठीक है। या फिर कार जो होगा, वो जब एक राउंड कर्व पे जाता है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट्स पे जाता है राउंड कर्व में, तो पर्सन जो होता है इनसाइड, वो क्या देखता है, बाहर की तरफ फेंका जाएंगे। ये हम पिछले क्लास में भी समझाए थे आउटवर्ड फोर्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो इस पे क्या हो जाएगा, इट इज इनएबिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी, ठीक है, inability of body to change by itself, it is inability मतलब नहीं बदल पाएगा by itself the direction of motion, ठीक है। ये होगा डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, तो क्या बोले पहला एग्जांपल में कि द रोटेटिंग व्हील, इसको ये वाइट से ही लिख देते हैं, रेड से थोड़ा दिखाता नहीं होगा, द रोटेटिंग व्हील, ठीक है। तो जो रोटेटिंग व्हील होगा, रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल, किसी व्हीकल में, किसी भी मतलब व्हीकल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनी व्हीकल थ्रो आउट मड, और छोटा पत्थर, कुछ भी मिट्टी पत्थर जो भी फेंकेंगे, बाहर की तरफ फेंका जाएगा, टेंजेंशियली मतलब बाहर की तरफ फेंकाएगा, ठीक है। दूसरा क्या एग्जांपल इसका, कि व्हेन अ कार, जैसे मान लो एक कार है, स्क्रीन पे देखो, ऐसा रोड होता है ना, इसको हम लोग ये पढ़ते हैं जब सर्कुलर मोशन, तब हम लोग देखते हैं ये सब चीज 11th क्लास में। तो अभी हम पहले क्लास में ऐसा बताए थे कि हम लोग जब नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रहेंगे, मान लो हम लोग यहाँ पे कार को ड्राइव कर रहे हैं या बैठे हैं, और एक लॉन्ग मतलब सॉरी एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो हम लोग को लगेगा ना, अगर जोर से हम लोग स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या रहेगा, हम लोग बाहर की तरफ से फेंका जाएंगे, आउटवर्ड फेंका जाएंगे, ऐसा हम लोग को लगेगा, ठीक है। आउटवर्ड फेंका जाएंगे हम लोग, ऐसा लगेगा, फील होगा। तो वही चीज़ है कि व्हेन अ कार गोज राउंड अ कर्व सडनली, द पर्सन सिटिंग इनसाइड थ्रोन आउटवर्ड, तो अगर वो सडनली बहुत तेज आ जाए तो आउटवर्ड फेंका जाएगा पर्सन बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ, क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन बदल दे रहे हैं। तो कोई भी हम लोग अपने एक डायरेक्शन से जा रहे थे, ठीक है, एक बीच में एक सडनली एक क्या टर्निंग पॉइंट आ गया, तो उस चीज को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग उस डायरेक्शन पे चाहेंगे कि बना रहे, हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम कुछ डायरेक्शन पे बने रहे, तो बहुत सडनली क्या होगा, हम लोग उस डायरेक्शन को हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस चेंज को, तो इसलिए हम लोग बाहर की तरफ फेंका जाएंगे। तो इस चीज को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब हम लोग उस डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेंगे, बॉडी उस डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा जिसमें वो चल रहा था। तो इट इज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको तुम लिख लो, इस एग्जांपल को बगल में छोटा यहाँ पे 2 नंबर पे लिख लो अपने लैंग्वेज में, कि व्हेन अ कार गोज राउंड इन अ कर्व सडनली, जल्दी इसको लिख लो फटाफट, व्हेन अ कार गोज राउंड, ठीक है, व्हेन अ कार गोज राउंड कर्व, ठीक है, किसी कर्व में जाता है जब, तो सडनली जब मतलब कोई कर्व इसको मिल जाएगा या कोई टर्निंग मिल जाएगा, तो क्या होगा, जो पर्सन होगा ना, जो पर्सन होगा वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, जो कार में बैठा है, कार में जो पर्सन बैठा है वो बाहर की तरफ
फेंका जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, वो आउटवर्ड क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। सिटिंग इनसाइड, पर्सन जो कार के अंदर है वो क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा। इज थ्रोन आउटवर्ड, सिटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड्स। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इनर्शिया, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। इसके पहले देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ के बारे में, पूरा पढ़ाई कर लिए हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, इसमें हम लोग इनर्शिया का पढ़ाई किए। ठीक है, स्टेटमेंट देखे, और फोर्स को क्वालिटेटिवली हम लोग डिफाइंड किए। अब हम लोग का टाइम है फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइंड करना, यानी कि फोर्स का जो मैथमेटिकल टर्म है उसको समझना, और किसी बॉडी में उसको अप्लाइड कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब को सीखना। ठीक है, उसके पहले हम प्रीवियस क्लास में मोमेंटम के बारे में डिस्कस किए थे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अभी यहाँ थोड़ा सा और बता देते फिर से छोटा सा। तो हम लोग बस यहाँ पे डिफाइंड किए थे पिछले क्लास में मोमेंटम को। ठीक है, ये हम लोग डिफाइंड किए थे। क्या बोले थे कि मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक में कितना मोमेंटम आएगा, ये आएगा m इंटू वी के बराबर। अब मास क्या होता है, मास एक नंबर, एक स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड बस लेना पड़ता है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। कभी नेगेटिव मास तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव मास कंसीडर करेंगे हम लोग। तो इसीलिए जब भी कोई स्केलर, कोई वेक्टर को कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर का डायरेक्शन वही रहता है। ठीक है, तो वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, वही सेम डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। ठीक है, तो इसलिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये सब हम लोग बात कर लिए थे। यूनिट क्या होगा इसका मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का, कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहीं से हम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। फर्स्ट लॉ में तो मतलब थियोटिकल था पूरी तरह से, सेकेंड लॉ जो मैथमेटिकल है। तो हेडिंग में लिख दो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, घर में जो कोई भी तुम लोग के पास किताब है फिजिक्स का, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है, इस चैप्टर का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी चीज़ में, तो धीरे धीरे जितना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। तो इसको हम लोग पूरा फ्रिक्शन पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम भी सीखेंगे। 11th क्लास में रहता है, बट हम थोड़ा सिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन सीखेंगे कैसे लगता है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या होता है। इसमें एक हम लोग तो ऐसे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो हम लोग इसको कैलकुलस के वे में लिखते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब बोलेंगे तब लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखेंगे डीपी बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो कैलकुलस चूंकि अभी तुम लोग उतना नहीं पढ़े हो, तो 9th क्लास में हम लोग कैलकुलस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करते हैं। बट एक्चुअल में 9th क्लास में नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, बट बेसिकली इसमें वेक्टर कैलकुलस इन सब का बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। तो अभी हम लोग कैलकुलस का बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि रेट का मतलब किसी क्वांटिटी को जब टाइम से डिवाइड दे रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। मान लो उस बॉडी का मोमेंटम कुछ था पहले इनिशियल, और फाइनली कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस बॉडी का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया उस फोर्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये हमेशा फोर्स का डायरेक्शन हम लोग यहाँ से स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक्टिवली डिफाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो लिखो इस पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे लिखो जल्दी से फटाफट, डिक्टेट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर स्क्रीन में नहीं, स्क्रीन में लिखना है तो लिखो देख के, नहीं तो सुनो, डिक्टेट भी कर दे रहे हैं। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, लिख लो उतना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
linear momentum, rate of change of linear momentum, ठीक, rate of change of linear momentum of a body, ठीक है, of a body is directly proportional, directly proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कैसा फोर्स रहेगा, अनबैलेंस फोर्स रहेगा, ताकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे ना रहे, नहीं तो उसमें एक्सेशन कैसे लगेगा, जीरो हो जाएगा ना एक्सीलरेशन। तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जो कि कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक, क्योंकि अगर अनबैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा, उसमें एक्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसा फोर्स लगाएंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, बॉडी पे हम लोग जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे जो चेंज हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में होगा। एंड चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। बात समझ में आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट है तो इसको इससे लिखना पड़ेगा, मतलब छोटा सा स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग इस यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को हमेशा सही से लिखना, न्यूटन के सारे स्टेटमेंट को, क्योंकि एक लॉ है तो उसको हम लोग बढ़िया से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यानी क्या बोले हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले। तो यानी इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम का जो चेंज है, डेल्टा पी मानते हैं उसको, बाई टी, टी मतलब टाइम, तो प्रोपोर्शनल होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग अप्लाई किए। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, इसको प्रूफ करेंगे कि एम ए कैसे आ रहा है अभी, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे एम ए कैसे आ रहा है। तो मान लो यहाँ पे एक बॉडी हम लोग बना रहे हैं, ठीक, देखो डायग्राम में, मान लो एक बॉडी यहाँ पे बना रहे हैं, इसका मास एम है, यू लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा था, कर रहा है यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तो तुम्हारा एक्शन जीरो आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी चेंज किया, यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी को v मान लिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे v मान लिए। तो यदि हम लोग मोमेंटम बोले, इनिशियल मोमेंटम, तो तुम जानते हो अभी पता है कि मोमेंटम दोनों का प्रोडक्ट होगा, मास और वेलोसिटी का। तो अगर यहाँ पे हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, एम यू हो जाएगा। और यदि हम लोग फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, एम वी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो तुमको अगर बोले द चेंज इन मोमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा, तो यहाँ पे तुमको दिख ही रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर तुमसे बोले यहाँ पे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन, देखो यहाँ पे ठीक भी है, मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा ना तो कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है। तो चूंकि यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस होगा। हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम में इन सब चीजों का बात करेंगे फिर से। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी है जो, ठीक है, चेंज इन मोमेंट ऑफ द बॉडी, वो कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, इनिशियल माइनस फाइनल, एम को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, वी माइनस यू, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालना है अगर, तो टाइम से इस क्वांटिटी को डिवाइड देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम वी माइनस यू बाई टी, क्लियर है। ये हो जाएगा एम वी माइनस यू बाई टी। और स्टेटमेंट में क्या बोला है, न्यूटन सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, क्या बोला जा रहा है सेकेंड लॉ में,
कि यही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि एम वी माइनस यू बाई टी, दिस इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स। आराम से देखो, सब लोग समझ समझ जाओगे यहाँ पे। देखो आराम से, बहुत सिंपल वे में इसको बताया गया है। ठीक है, सब लोग समझ ही रहे हो, इतना तो जानते ही हो ये सब। ठीक, बहुत बेसिक सा बात है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हटा के, मतलब कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वन के लिए मान लो, के का वैल्यू वन है मान लो यहाँ, तो क्या होगा ये एक्सटर्नल के बराबर होगा। मान लो कोई इक्वल टू के कर रहे हैं और के का वैल्यू वन है। ठीक है, कोई फैक्टर पैरामीटर था जो कि वन है, क्योंकि डिपेंडेंट हमको देखना है यहाँ। तो अब देखो ये वाला टर्म है ना तुम्हारा, ये कौन सा टर्म है? एक्सीलरेशन है बॉडी का, यही तो एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दिस विल गिव एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हमारा फोर्स एक्सटर्नल कितना आ जा रहा है? मास इंटू एक्सीलरेशन आ जा रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइंड किए, फोर्स का एक टर्म समझे एक्सटर्नल फोर्स का क्या होता है। तो यानी याद रखना कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स का समेशन होता है वो बॉडी के टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, हमेशा इक्वल टू एम इंटू ए। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया? यहाँ से फोर्स के यूनिट को भी डिफाइन करते हैं हम लोग, न्यूटन। जिस सबको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स भी लिखते हैं, न्यूटन। ठीक, और वन न्यूटन कितना हो जाएगा? वन के जी, मास का के जी और एक्सेस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका ऐसा यूनिट। और सीजीएस में बोलते हैं डाइन। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डी वाई एन ई। ठीक है, तो वन डाइन कितना होगा? होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सीजीएस यूनिट, न्यूमेरिकल में हम लोग का यूज होगा। और ठीक है, तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। अगर पूछे कि एक न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है, तुम यहाँ से निकाल सकते हो, 10⁵ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 ग्राम को कितना लिखेंगे? 1 ग्राम को लिखेंगे 10⁻, यहाँ पे 1 kg को। ठीक है, यहाँ पे 3 ग्राम लिख देंगे 1 kg को। देखो 1 kg है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 1 kg कितना हो गया? 10⁻³ ग्राम हो गया। और मीटर हो गया कितना? 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये ग्राम हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया। और सेकेंड का तो वही है, यानी ये कितना आएगा? 10⁵ आ जा रहा है, ग्राम आ जा रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है कि नहीं? अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आता है? 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये कन्वर्शन है एक ठो। तो दिस इज द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ क्या? फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात कर लिए। अब एक इम्पल्स करके एक टर्म, उसका भी बात करेंगे। उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं आज। अभी तो टाइम है हम लोग के पास, हाँ थोड़ा सा टाइम है, ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज़्यादा है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीन पे ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इम्पल्स पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, फोर्स और टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, मोमेंटम कैलकुलेशन सीखेंगे, इम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ तक पहले सीख लो पूरा। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन ले आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, बना ही लोगे सब लोग। बेसिक सा क्वेश्चन एकदम। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन बिलो। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी कार का। ठीक है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है इधर मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि द कार का भी वेट दिया गया, 1000 kg का कार है। व्हाट इज द डिस्टेंस टेबल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तुम लोग पढ़े ही हो इसके पहले चैप्टर में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया लेंगे हम लोग, एरिया अंडर द कर्व लेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद बोला गया है कि व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 5 सेकेंड टू ब्रिंग द कार स्टॉप, यानी कि कार को रिटार्ड करना है यहाँ पे, कार को रिटार्ड करना है। तो कितना फोर्स स्टार्ट लगाएंगे ताकि कार रुक जाए, स्टॉप हो जाए, रिटार्ड कर जाए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ स्लोप भी दिख रहा है तुम लोग को कि पहले एक्सेशन क्या था, पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेशन कांस्टेंट एक्सेस से मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेस से, फिर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। फिर रिटार्ड कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जिस पे कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा, नंबर 1 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए तुम एरिया निकालोगे, कौन सा एरिया, एरिया ABM, ये वाला एरिया निकालोगे, ये जो शेड कर दे रहे हैं, पहला 2 सेकेंड में ये वाला एरिया निकालोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टेबल तुमको क्या दे देगा पहले 2 सेकेंड में, तो डिस्टेंस टेबल देगा फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना देगा। ठीक है, बाई फर्स्ट 2 सेकेंड बाई द कार। ठीक है, इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया ना, तो एरिया देगा ये वाला कितना, ABM का एरिया दे देगा, जो कितना हो जाएगा, हाफ AM हो जाएगा इंटू BM हो जाएगा। तो 1/2 M कितना हो गया, 2 हो जाएगा, M 2 है, और ये BM कितना है, 15 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 मीटर। किसी का माइक ऑन है क्या, कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज ऑफ कर दो, अभी नॉइज आ रहा है, अगर कुछ पूछना है तो पूछो ऑन करके, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 सेकेंड का हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किए। ठीक है, यहाँ का एरिया निकाल लिए, 2 × 15 × हाफ, तो 15 मीटर डिस्टेंस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरे सवाल में, मतलब इसी का सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द कार स्टॉप। तो हमको यहाँ पता चल रहा है, देखो ग्राफ से ये क्लियर है कि 5 सेकेंड पे, ठीक है 5 सेकेंड पे यहाँ वेलोसिटी कितना है, 15 है, देख रहे हो ना। 5 सेकेंड में वेलोसिटी यहाँ कितना है, 15 है, मीटर पर सेकेंड है, ये तुमको दिख ही रहा है। और 6 सेकेंड में कितना है, वेलोसिटी 0 है। इस 6 सेकेंड में वेलोसिटी कार रुक जा रहा है। तो तुम आराम से यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, जो कितना होता है, जो होता है V - U/T, जो कि रिटार्डेशन आएगा बेसिकली। ग्राफ से पता चल ही रहा है ना, ग्राफ से। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, और टाइम कितना है, टाइम 6 - 5, 6 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में यहाँ पे निकाल टाइम है ये, तो टाइम 1 है। तो यहाँ से तुम अगर रिटार्डेशन निकालोगे तो -15/1, यानी कि -15। रिटार्डेशन से नेगेटिव आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेल का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। ठीक है, तो फोर्स हमको निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स, जो भी है, रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स निकालना है। तो कार का मास वेट दे दिया 1000, तो मल्टीप्लाई कर दो, M × A कर दो सेकेंड लॉ से, और ये कितना है, -15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, -15। तो ये मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो सिर्फ 15,000 भी बोल सकते हैं। अगर ओनली मैग्नीट्यूड पूछना है, वैल्यू कितना था पूछेगा, तो मॉड ऑफ F इक्वल टू 15,000 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर, 2 पार्ट का आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा बढ़िया सा। चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, हम और क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी के आते हैं, तुम इसको नोट डाउन करो जल्दी।
ठीक है, तो इसके बाद एक हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं। देखो स्क्रीन पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिख लियो सब लोग, इसको लिखो। चलो एक और देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पे। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है इसको भी बना लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, सब लोग बना ही लोगे। ट्राई करो, जल्दी बनाओ। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। A vehicle traveling at a velocity of 10 meter per second and accelerating force of 240 newtons is applied for a duration of 15 seconds. The mass of the vehicle is 1200 kg. What is the final velocity of the vehicle? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बना लो। देखो क्या दिया हुआ है, फटाफट बनाओ। यहाँ इसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिया, व्हाइट से करते हैं, व्हाइट थोड़ा विजुअल अच्छा है। सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, क्या होगा, यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ है 240 न्यूटन। टाइम दिया हुआ है कितना, 15 सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है, 1200 केजी दिया हुआ है। ये सब गिवन हम लोग को। तो आपको ए चाहिए, और क्या चाहिए, भी चाहिए, दो टर्म चाहिए। तो यहाँ पर ए तो मिल जाएगा एम ए से, एफ इक्वल एम ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से एफ इक्वल एम ए होगा, तो ए मिल जाएगा एफ बाई एम। समझ में आ गया ना, 240 भाई, मास कितना दिया, 1200। तो ये हो जा रहा है 2 टाइम्स 20, ठीक है। तो यानी कितना आ जा रहा है, ये 0.02 आ जा रहा है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इक्वेशन यूज मोशन यूज कर देंगे हम लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेशन लग रहा है यहाँ पे, तो लगा सकते हैं इक्वेशन मोशन। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 कर दे रहे हैं। तो यहाँ v मिल जाएगा हम लोग को, u कितना 10 है, a कितना यहाँ पे 0.2, इंटू टाइम कितना दिया है 15। तो कितना हो जाएगा ये 10, और ये 0.2 इंटू 15 3 होता है ना, हाँ 3, तो हो जाएगा 13। तो 13 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। ये सब तो कर ही दोगे, फार्मूला बेस्ड टाइप का है। थोड़ा एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एक और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिख लो इसको जल्दी। सब लोग बना लिया होगा ये सब, है ना, बहुत सिंपल सा था। तो कोई भी किताब से इतना सारा चीजें पढ़ाए हैं, फोर्स वोर्स, कोई भी किताब से क्वेश्चन बना सकते हो। जो कॉन्सेप्ट सब है पता होगा तुमको, जो जो बताएं आज। तो जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है, उसका सवाल सब बनाओ, 10 20 15 जितना क्वेश्चन है किताब में, आराम से बैठ के बनाते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ये 2 था, और एक हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये बनाओ। इसमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया मैन इन अ सर्कस सोज jumps from a height of 10 meter and is caught in a net spread below him। एक मैन है जो सर्कस शो में 10 मीटर के हाइट से जंप करता है, और उसके नीचे सर्कस शो में क्या लगता है, नीचे नेट सब लगा हुआ रहता है, तो एक नेट लगा हुआ है। द नेट सैग्स डाउन 2 मीटर ड्यू टू इम्पैक्ट। नेट जो था 2 मीटर नीचे सैग करता है उसके इम्पैक्ट की वजह से।
ऑब्वियसली उस मैन का कुछ मास वेट है अपना, तो इम्पैक्ट होगा ही। फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द नेट ऑन द मैन, मतलब नेट उस मैन पे कितने एवरेज फोर्स लगाएगा ताकि वो नहीं गिरे। ठीक है, ये तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज फोर्स। अब दिया हुआ क्या क्या चीज है, दिया हुआ है उस मैन का मास 60 kg, और एक्सेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑब्वियसली 9.8 होता है, बट 10 लिया कैलकुलेशन के लिए। ये दिया है जी का वैल्यू, स्मॉल जी, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देख लो, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फिर दूसरा क्लास शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यू, जीरो ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना नीचे आएगा, ये 10 मीटर जा रहा है पहले, तो एस इक्वल 10 ले लिया, और वी हम लोग निकाल रहे हैं फाइनल कितना आ रहा है पहले। तो ए कितना दिया हुआ है, फ्री फॉल के लिए 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेशन है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू तो जीरो है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा 200 आएगा ना, हाँ 200। तो वी कितना आएगा, √200 आएगा, यानी वी कितना होगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड होगा वी। ये हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए पहले। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब मान लो नेट में 2 मीटर नीचे सैग करता है। तो उससे हम लोग नेक्स्ट केस के लिए क्या लिखते हैं कि फॉर केस टू, या केस टू करके लिख मान के चलते हैं, मान लो। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि एक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है कब, किस पीरियड में, जब वो नीचे 2 मीटर सैग करता है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब देखो नीचे जब सैग करेगा तो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम जीरो हो जाएगा ना। नीचे जब 2 मीटर और सैग करेगा तो उसको नीचे नहीं गिरा, मतलब गिराना है मैन को, नेट में जाके सैग करके रुक गया। मतलब समझ रहे हो ना, नेट जब गिरा ऊपर से नीचे तो कुछ वेलोसिटी से गिरा, लेकिन फाइनली जीरो हो गया जब वो नेट पे सैग किया। तो नेट इसके फ्री फॉल को कहीं ना कहीं से क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, रिटार्ड कर दिया, मतलब वहां पे रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया, तब जाके वो आदमी रुक जाएगा जमीन पे गिरने से। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा उस समय। और इनिशियल किस स्पीड से आ रहा था, जो हम लोग निकाले हैं यही व्यू अपना, जब नेट पे गिरेगा तो इनिशियल स्पीड हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। मतलब मैन जो है से जंप कर रहा था, तो ये जब नेट पे गिरा था तो यहाँ तक तो कुछ वेलोसिटी से आया, यहाँ तक कुछ वेलोसिटी से आया मैन। अब क्या हो जाएगा, नीचे और 2 मीटर सैग कर रहा है ये, तो इसका फाइनल वेलोसिटी इस समय जीरो हो जाएगा। और इस समय इनिशियल क्या लेंगे, जिस रफ्तार से वो नीचे गिर रहा था, मतलब जो v था वही इस बार उसका दूसरे केस के लिए u हो जाएगा। तो u इतना मान लिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक, और s क्या है, नीचे 2 मीटर जाएगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो तुम, यूनिफॉर्म एक्शन से गिरेगा ये इस बार भी। तो लगा दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v तो अपना जीरो रहेगा, और u कितना रहेगा, यू स्क्वायर कितना निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ बी स्क्वायर 200 हो जाएगा, और 2 इंटू as, 2 टाइम्स ए हम लोग को निकालना है। एस कितना, 2 मीटर है ना, एस हाँ 2 मीटर है, तो 4a हो जाएगा। तो कितना होगा, -200 इक्वल टू 4a। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे, -200/4, यानी कितना, 50। तो -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, ये इस मैन का रिटार्डेशन होगा। ठीक है, इस मैन का रिटार्डेशन होगा। तो कितना नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लग रहा है, क्यों रोक रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स अगर पूछा गया तुमसे सवाल में कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स, ही पूछा था ना, हाँ तो वो देखने दो। हाँ, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स पूछा गया तो क्या निकालोगे तुम, ए में निकाल दोगे जितना लग रहा है, एक्शन निकाल दिया, और तो फोर्स एवरेज निकाल रहे कितना हो जाएगा ये, मास है मैन का 60 kg, और रेडिएशन कितना लग रहा है, -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, 30 हो गया ना, 30 और 00 मतलब 3000 आ जा रहा है। तो 3000 -3000 न्यूटन जो होगा उस मैन पे एवरेज फोर्स लगेगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो, बहुत सिंपल सा ये भी सवाल था, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग थोड़ा और भी प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लो जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नोट किए हो ना, क्वेश्चन नोट करना है तो कर लो।
सर आज का नोट का पीडीएफ भेज दीजिएगा। मेरे नोट्स का पीडीएफ पीडीएफ सर बन जाएगा ना नोट्स का? हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है, ग्रुप भेज पे डाल देंगे। दीजिएगा। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, सर से लेकर हम ग्रुप में डाल देंगे। इसका ओके सर। वीडियो लेक्चर भी रहता है रिकॉर्ड, ठीक है? तो यदि मान लो तुमको देखना होगा, कभी छूट गया कोई टॉपिक या किसी स्टूडेंट का छूट गया, तुम्हारे दोस्त का, मतलब जो क्लास कर रहे हैं लगातार, तो उनको तुम वीडियो भी भेज सकते हो, दोनों ग्रुप में डाल देंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो सवाल, और अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, कुछ रेशियो वगैरह क्वेश्चंस है। और फिर तुम लोग को बताएंगे टेंशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा, तुम लोग में से कोई एक जन बताना, ठीक है, जो पूछ रहे हैं, कोई भी एक जन जिसको पता होगा रिप्लाई करना थोड़ा। क्या तुम लोग डिफरेंशिएशन करने जानते हो? यस सर। सर थोड़ा बहुत। अच्छा, यस सर, थोड़ा बहुत। इसका डिफरेंस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे थोड़ा सा। इसका क्या बाई होगा dt डिफरेंस? में करना चाहूँ। इसका डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या होगा? सर ई एक्स, ई एक्स होगा, ई ठीक टू है, दी पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स होगा। अच्छा एक सेकंड, इसका बताओ, 3x² प्लस 4x प्लस 5 का कितना होगा? सर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े, बट 3x² हो जाएगा 6x। सर पहला में 6x हो जाएगा, उसके बाद दूसरा में वो तो 0 हो जाएगा जीरो नहीं और होगा, 4 होगा, कांस्टेंट निकल जाएगा। ये 4 होगा। हाँ तो x और वाला सर वो 0 हो 0 जाएगा। होगा 5। हाँ ये वाला 0 हो जाएगा, dx बाई dx का 1 होता है, ठीक है। अच्छा जो भी हो, डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा डेरिवेटिव के टर्म में भी समझाना था कुछ कुछ चीज, उसमें फोर्स का कुछ प्रॉब्लम में कराना था। तो नहीं अगर पढ़े हो तो हम साइड में बताते रहेंगे, कोशिश करना समझने का। कोई भी डाउट होगा तो तुम पूछना ऑन करके। और इसके अलावा ग्राफ का भी कुछ क्वेश्चन थोड़ा कराना है, ग्राफ में थोड़ा सा हम जैसे एरिया अंडर द कर्व वगैरह बताएंगे इस फोर्थ चैप्टर में। तो कहीं कहीं कैलकुलस का यूज होगा। वेक्टर पढ़े हो क्या पूरा? यस सर। पूरा अच्छा से, एडिशन यस सर, सब्सट्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? प्रोडक्ट सारा कुछ। ओके, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। तब क्या है कि वेक्टर से हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सब लोग पढ़ा होगा वेक्टर, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ठीक, इसके बाद हम लोग अभी 2-3 क्लास सिर्फ सवाल ही बनाएंगे, क्योंकि थर्ड लॉ बचा है। तो थर्ड लॉ सब लोग जानते हैं, उसमें बताना क्या है, बस एप्लीकेशन करते रहना है। तो 2-3 क्लास हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलस का यूज होगा, पूरा वेक्टर का यूज होगा। अगर नहीं भी किए तो एक बार रिवाइज करके आना घर में, और साइड में वैसे बता देंगे कर करके, बट सर पढ़ाए होंगे तो एक बार रिवाइज कर लेना जरूर। सर सब बताए थे तुम लोग के बैच में, तो उसको रिवाइज करते रहना, हम लोग सवाल करेंगे। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन करना, तो हम लोग फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रहा है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखेंगे। तो चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि पूरा 11th क्लास तक का बैकग्राउंड हम लोग को सीखना है। तो इसलिए आराम से, अभी लॉकडाउन है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन अच्छे से, फिर ये खत्म होगा फिर आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग अभी आराम से प्रॉब्लम बस बनाते रहो, फिर टेंशन का क्वेश्चन, फ्रिक्शन का सवाल, जो भी जेई लेवल तक का होता है हम लोग कोशिश करेंगे जेई मेंस तक का सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगा, बोल देंगे सर को देने।